गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको आंकड़ों का संगठन व्यवस्थितीकरण के बारे में बता रहा था, जिसमें हमने वर्गीकरण की विधियाँ बताया था। समयानुसार वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, संख्यात्मक वर्गीकरण। समयानुसार वर्गीकरण और भौगोलिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, है ना। गुणात्मक वर्गीकरण में मैं दो प्रकार की बातें आपको बताई थी। जब वर्गीकरण गुणों के आधार पर किया जाता है ना, तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहेंगे। जैसे शिक्षा है, ईमानदारी है, तो ये ऐसे गुण हैं जिनमें संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनके गुणों पर व्यक्त करते हैं, गुणात्मक वर्गीकरण है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। तो द्वंद्व भाजन वर्गीकरण में एक परिभाषा को मैंने बताई थी कि जब एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो ऐसे विभाजन को द्वंद्व भाजन या सरल वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इनका भी बताया था। एक दूसरा बताया था बहुगुण वर्गीकरण, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन दिया था कि जब संकलित सामग्री का वर्गीकरण एक से अधिक, मेरी चेहरा आपको थोड़ी कम नज़र आ रही होगी क्योंकि मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग सभी जानते हो कि मैं दिन में स्कूल चले जाता हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। समय अभाव हो जाता है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। तो विपरीत परिस्थिति में सबका सहयोग आवश्यक है। और चेहरे से क्या, मेरी लेक्चर से मतलब है ना। तो बहुगुण वर्गीकरण में मैं आपको बता रहा था कि जब संकलित सामग्री का वर्गीकरण एक से अधिक गुणों के आधार पर किया जाता है, तो उसे हम बहुगुण वर्गीकरण कहते हैं। जिसमें हमने बिटवीन डिफरेंस, जैसे कि मैंने एक उदाहरण उसमें दिया है आपकी बुक में कि एक कॉलेज के छात्रों को कला और विज्ञान छात्रों में बांट लिया जाए, या फिर विज्ञान और कला के छात्रों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर में बांटा जाए, या फिर प्रत्येक समूह में छात्र छात्राओं को विभाजित किया जाए, तो वो बहुगुण वर्गीकरण हो। ठीक है ना। एक कॉलेज में दो प्रकार का समुदाय चल रहा है, दो प्रकार के संकाय हैं, कला का यानी आर्ट्स के, और दूसरा है कौन, साइंस वाले लोग, विज्ञान के। तो इसमें कितने पीजी लेवल के हैं ये, है ना, स्नातकोत्तर हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, है ना, और स्नातक में तो इसमें कितने छात्र छात्राएं हैं, इन पर भी हमने अच्छी तरीके से चर्चा किया था। अब आ जाता है आखिरी वर्गीकरण में संख्यात्मक वर्गीकरण। देखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। संख्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत केवल उन्हीं तथ्यों का समावेश किया जाता है जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। संख्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत केवल उन्हीं तथ्यों का समावेश किया जाता है जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जाता है। जैसे संख्या में कैसे हम व्यक्त कर सकते, प्राप्तांक, तो कितने में कितना प्राप्तांक, जैसे 10 में 8, 10 में से 5, 10 में से 6 प्राप्तांक। वजन है किसी व्यक्ति का या वस्तु का, ऊंचाई है, मजदूरी है, मजदूरी का भुगतान कितने दे रहे हैं श्रमिकों को, है ना भाई। ये संख्यात्मक वर्गीकरण। तो इस अंकों के आधार पर कई वर्ग बना लिए जाते हैं, स्क्वायर, और समंकों को उनके संख्यात्मक विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। ठीक है। और विभिन्न वर्गों में प्रायः समान अंतर रखा जाता है, लेकिन असमान अंतर भी हो सकता है ना। जैसे कि 60 छात्रों द्वारा 100 में से प्राप्तांकों का वर्गीकरण का एक उदाहरण इसमें दिया है। जैसे ये महत्वपूर्ण चीज़ है ना, ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 56। इसमें प्राप्तांक जो है वर्गांतर में दिया है। 35 से 40 कितने हुए, 40 से 45 कितने हुए, 45 से 50 कितने हैं, 50 से 55 कितने हैं, और 55 से 60 कितने। उसके बाद दूसरा वाला दिखाया गया है टेली चिन्ह, है ना, और अंतिम में दिया है, अंतिम कॉलम में छात्रों की संख्या
देखिएगा 35 से 40 में हम कैसे कैसे टेली चिन्ह बनाते हैं। तो टेली चिन्ह 1 2 3 4 खड़ी करके एक आड़ी खींच देते हैं तो क्या हो जाता है, वो 5। ये टेली चिन्ह है संकेतात्मक, है ना। तो इसमें 5 5 10 5 15 5 20, है ना। तो टोटल कितने छात्रों की संख्या हुई, 20। अंतराल को देखना है ना। उसके बाद 40 से 45 तो टेली चिन्ह दिखा रहा है 15, तो इधर भी छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 15। तो इस प्रकार से अगर योग को देखें तो 1 बराबर 5 इकाई मानेंगे, n बराबर संख्या बराबर 60। तो इस प्रकार से संख्यात्मक गुणात्मक का प्रयोग किया जाता है ना। तो मैं आपको आज महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। संख्यात्मक वर्गीकरण में प्रयुक्त जो शब्दावली होती है, जैसे कि वर्ग सीमाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल्स, है ना। जैसे कि 2 वर्गों को 2 अंकों से बनता है, 2 वर्ग जो हैं 2 अंकों से बनता है, जिन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। पहली सीमा निम्न सीमा, है ना, लोअर लिमिट बोलते हैं, और दूसरी सीमा उच्च सीमा, जिसको अपर लिमिट बोलते हैं, है ना भाई, उच्च सीमा। तो निम्न सीमा को L1 याद रखिएगा, निम्न सीमा को L1। यही अभी हम नंबरिकल क्वेश्चन में भी करेंगे, जब खंडित अखंडित और व्यक्तिगत श्रेणी में जब प्रश्नों को हम सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो ये सब काम आएगा, इसलिए जानना भी ज़रूरी है। तो पहला वर्ग क्या होता है, L1, जिसको बोला जाता है लोअर लिमिट, निम्न सीमा। और उच्च सीमा क्या है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर लिमिट, है ना, ये कहलाती है। तो निम्न सीमा को L1 और उच्च सीमा को L2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। आपकी बुक में दिया है 56 पेज नंबर, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए प्रथम वर्गांतर में निम्न सीमा L1 35, जो आपको तालिका में नज़र आ रही हो, और दूसरा जो 40 है वो L2 है, यानी लोअर लिमिट कितना है, 35, और उच्च सीमा जिसको बोलेंगे अपर लिमिट, है ना भाई, तो वो क्या है, 40। तो इसमें जो अंतराल आया कितना है, 5 का, है ना भाई। तो वर्ग विस्तार दूसरा क्या है, वर्ग विस्तार, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। उच्च सीमा और निम्न सीमा L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 हमेशा याद रखिएगा, L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 मतलब आप, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अंतराल का वर्ग विस्तार कहते हैं, और इसे छोटे आई जो है ना कि स्मॉल लेटर के आई द्वारा प्रकट किया जाता है। इस तरह हम क्या बोलेंगे, L2 L1, है ना, जो उक्त उदाहरण में प्रत्येक वर्ग का विस्तार 5 है दिखा रहा है ना। और दूसरा बात, मध्य मूल्य कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू। जब हम प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष वाली विधि जब पढ़ेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में, तो ये काम में आएगा। तो मध्य मूल्य क्या होगी, मिड वैल्यू। तो वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु, जो मिड पॉइंट को मध्य मूल्य कहते हैं, इसे ज्ञात करने के लिए 2 सीमाओं के जोड़ को 2 से भाग दिया जाता है ना भाई। मध्य बिंदु निकालना हो, मिड पॉइंट, तो L1 प्लस L2 करें। जैसे कि 35 और 40 की क्या है, यहाँ पर 2 वर्ग दिखाता है, 35 और 40। तो L1 क्या हुआ, 35, 40 जो है L2 डिवाइडेड बाई 2, और हम L1 प्लस L2 को जोड़ते हैं तो 75 आता है। तो 75 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया इसका मिड वैल्यू, है ना, 37.5। और उसके बाद आता है चौथा, क्या बोलते हैं, वर्ग आवृत्ति। तो वर्ग आवृत्ति में विभिन्न आंकड़ों का वर्गांतर निश्चित करने के बाद यह जानना आवश्यक होता है कि प्रत्येक वर्ग समूह में कितने पदों का समावेश होता है, और प्रत्येक वर्ग में आने वाले पदों की संख्या को वर्ग आवृत्ति या बारंबारता या फ्रीक्वेंसी, देखिएगा वर्ग आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी ऐप से दिखाते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरीके से
ये संख्यात्मक वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत अपवर्जवी रीति, समावेशी रीति, है ना, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। और निश्चित रूप से मैं पहले बता रहा हूँ 11th की इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही कठिन होती है, अकाउंट से भी ज़्यादा। इसलिए बिल्कुल अधिक से अधिक मेहनत करें, है ना। हो सकता है कि इसमें वर्तमान परिस्थिति के अनुसार सिलेबस में कुछ चैप्टर में स्किप हो जाए, अच्छी बात है अगर स्किप होती है, वरना फिर सभी चैप्टर को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप तत्पर रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।